जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 14 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर एक वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का डैश गुना होता है। ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/6, तीसरा ऑप्शन है 1/5 और चौथा ऑप्शन है 1/3। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करें किसकी सर, चंद्रमा पे वस्तु की भार की, चंद्रमा पे वस्तु की भार की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी चंद्रमा पे जो किसी भी वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। क्या होता है? पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा पे किसी भी वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु के भार के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं। आप कहते हैं कि गुरुजी फार्मूला होता है W = mg, और ये जो g का मान है ये क्या होता है? तो गुरुजी स्थान के हिसाब से परिवर्तित होते रहता है। और हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो छोटा वाला g होता है वो क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के यानी कि पृथ्वी के g का 1/6 होता है। चूँकि चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है और वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी चंद्रमा पे वस्तु की भार भी क्या होती है? तो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चंद्रमा की तुलना में वस्तु का पृथ्वी पर भार, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चंद्रमा की भार का 6 गुना हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कहेंगे कि चंद्रमा की तुलना में वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा? आप कहेंगे चंद्रमा की भार का 6 गुना हो जाएगा। जबकि हम लोग चंद्रमा पे वस्तु की भार की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक गतिमान कार अपने प्रारंभिक वेग से 4 गुना वेग प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई गतिमान कार है जो अपने आरंभिक यानी कि प्रारंभिक वेग से 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कार का जो वेग है वो 4 गुना ऑब्वियसली हो जा रहा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार की जो स्थितिज ऊर्जा होगी यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा का वेग से कोई लेना देना नहीं होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गतिमान कार अपने आरंभिक वेग से 4 गुना वेग प्राप्त करती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी? आप कहेंगे कि गुरुजी जब स्थितिज ऊर्जा यानी कि P को वेग से कोई लेना देना है ही नहीं, तो यहाँ पे कार की स्थितिज ऊर्जा पे क्या होगा? आप कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लिखा हुआ है। आप कहेंगे पहले ऑप्शन में है कि यह इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाती है। आप कहेंगे बिल्कुल ही गलत है। आपका दूसरा ऑप्शन है कि इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा की 2 गुना हो जाती है। आप कहेंगे गुरुजी ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कभी भी वेग पे निर्भर नहीं करता है। और आपका तीसरा ऑप्शन है कि यह स्थिर रहता है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा का वेग से कोई लेना देना नहीं होता है और यहाँ पे जब कार की बात की जा रही है
तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ कार की स्थितिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, हमारा नियत रहेगा। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका पीई है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। और जो हम लोग कैनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की बात करते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। और आप सभी अपने माइंड में रखिएगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं यानी कि यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो आप सभी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि गुरुजी ये हो जाएगा PE + KE। ध्यान में रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को आप शॉर्ट फॉर्म में ME बोल सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी ME इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो PE + KE हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि अनुरूप संरचनाएं या एनालॉगस स्ट्रक्चर डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है, दिखने में समान लेकिन कार्य में अलग। दूसरा ऑप्शन है दिखने में भिन्न लेकिन संरचना में समान। और आपका तीसरा ऑप्शन है कोशिका संरचना में समान। और चौथा ऑप्शन है दिखने में समान लेकिन संरचना में अलग। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अनुरूप संरचनाएं या एनालॉगस स्ट्रक्चर डैश है। मेरे मित्र यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म अपने माइंड में रखना होगा, ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है आपका समजात अंग। ध्यान में रखेंगे, इसी को इंग्लिश में होमोलोगस ऑर्गेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होमोलोगस ऑर्गेन बोला जाता है। और आपका दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका अनुरूप अंग, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप अंग भी कहते हैं, और इंग्लिश में एनालॉगस ऑर्गेन बोलते हैं। और आप सभी अपने माइंड में रखेंगे कि जब हम लोग समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गेन की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ऐसे अंग जिसकी संरचनाएं एवं उत्पत्ति समान हो परंतु कार्य अलग हो, वैसा अंग जिसकी संरचनाएं और उत्पत्ति क्या हो, तो समान हो लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे, आप कहेंगे समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गेन कहलाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, तो मनुष्य की बाजू और साथ ही साथ गाय के अग्रपाद यानी कि जो गाय का आगे वाला पैर होता है उसकी बात कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि गुरुजी जो समजात अंग होते हैं ये वैसे अंग होते हैं जिसकी संरचना और उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि बात की जाए तो क्या कहेंगे कि मनुष्य का जो बाजू है और गाय का जो अग्रपाद है ये दोनों क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं अनुरूप अंग की तो क्या कहते हैं कि ऐसा अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचनाएं भिन्न हो, ऐसा अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचनाएं क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, परंतु कार्य समान हो तथा दिखने में भी समान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुरूप या फिर समरूप अंग कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुजी जो कीट का पंख होता है और साथ ही साथ जो पक्षी का पंख होता है, इस दोनों की उत्पत्ति और संरचनाएं क्या होती है, तो अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का कार्य क्या होता है, समान होता है। दोनों का कार्य उड़ना ही होता है और साथ ही दोनों में दिखने में भी कैसे लगते हैं, तो सर एक जैसे लगते हैं। तो आप सभी कह सकते हैं कि गुरुजी वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचनाएं अलग अलग हो परंतु कार्य क्या हो, समान हो, और दिखने में भी क्या हो, तो एक जैसा हो, उसी को क्या बोला जाएगा, समरूप या फिर अनुरूप अंग बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कीट के पंख और पक्षी के पंख की बात हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अनुरूप संरचनाएं या एनालॉगस स्ट्रक्चर डैश है, आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में दिया हुआ है दिखने में समान लेकिन कार्य में अलग, बिल्कुल नहीं होगा। आपका दूसरा ऑप्शन है दिखने में भिन्न लेकिन संरचना में समान, आप कहेंगे गुरुजी ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कोशिका संरचना में समान, आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे तो हम लोग कोशिका संरचना की बात ही नहीं करते हैं। और आपका चौथा ऑप्शन है दिखने में समान लेकिन संरचना में अलग अलग। और अनुरूप या समरूप अंग के बारे में आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इसकी उत्पत्ति और संरचनाएं अलग अलग होती है, कार्य क्या होता है, तो सेम होता है, और दिखने में भी कैसा होता है, तो समान होता है। जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि कॉर्क की कोशिकाओं में उनकी भित्तियों पर डैश नामक एक रसायन होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अपारगम्य बनाता है। ऑप्शन है सुबेरिन, दूसरा ऑप्शन है क्यूटिकल, तीसरा ऑप्शन है पेक्टिन, चौथा ऑप्शन है लिग्निन। क्या होगा इसका आंसर,
आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ ये कॉर्क कोशिका क्या होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉर्क कोशिका को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉर्क सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क सेल कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि सामान्यतः ये क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो पेड़ पौधे का छाल होता है उसे ही क्या बोला जाता है, कॉर्क कोशिका बोला जाता है। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि जब पेड़ पौधा पुराना हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे के जो भाग होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो पुराना पेड़ पौधा होता है उसका तना और जड़ भी क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। तो तना और जड़ के पुराने हो जाने के कारण तना और जड़ में जो बाहरी उत्तक होते हैं वे विभाजित होकर के क्या करते हैं, छाल का निर्माण कर लेते हैं और इसे ही क्या बोला जाता है, कॉर्क कोशिका बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि जो कॉर्क कोशिका होती है ये पेड़ पौधे के लिए सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करती है। जो कॉर्क कोशिका है ये पेड़ पौधे के लिए किस कवच के रूप में कार्य करता है, तो आप कहेंगे सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है। सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है। इसकी कोशिकाएं क्या होती है, तो आप कहेंगे कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसकी कोशिका की दीवारें मोटी होती है। इसकी कोशिका की दीवारें मोटी होती है। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी इसकी कोशिका की दीवारें जो मोटी होती है वो किसके उपस्थिति के चलते होती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो कॉर्क कोशिका की दीवारें मोटी होती है वो सुबेरिन नामक रसायन के उपस्थिति के चलते। किसके चलते सर, तो सुबेरिन नामक रसायन के उपस्थिति के चलते। और यही सुबेरिन नामक रसायन जो है वो क्या करता है, तो गुरुजी गैस और जल के लिए कॉर्क कोशिका को अपारगम बनाता है, यानी कि इससे गैस और जल जो है वो आसानी से पार नहीं हो पाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कॉर्क की कोशिकाओं में उनकी भित्तियों पर डैश नामक एक रसायन होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अपारगम बनाता है, आप कहेंगे गुरुजी सुबेरिन। तो आप देख लीजिए कि सुबेरिन आपके किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे दूसरे ऑप्शन में क्यूटिकल उपचर्म दिया हुआ है, ये क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शुष्क स्थान में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं, शुष्क स्थान में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसके ऊपरी लेयर में क्या होता है, यानी कि उसका जो एपिडर्मल लेयर होता है उस पर क्यूटिकल का एक परत होता है। जो शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसके एपिडर्मिस लेयर में यानी कि ऊपरी लेयर में क्यूटिकल का एक परत होता है और इसी क्यूटिकल के परत पे क्यूटीन नामक पदार्थ होती है जो क्या करती है, तो शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे में जल हानि को बचाती है या जल हानि को रोकती है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऑप्शन में क्यूटिकल की बात की जा रही है ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे के ऊपरी लेयर होते हैं। बिल्कुल सर, और ध्यान में रखेंगे कि क्यूटिकल पे क्या होता है, तो सर क्यूटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो क्या करता है, तो शुष्क क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसके जल हानि को रोकता है या उसमें जल हानि से उसको बचाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो पैक्टिन दिया हुआ है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्थूल कोण उत्तक होते हैं वो किनारे पे क्या होता है, तो सर मोटा होता है। किसके उपस्थिति के चलते, तो आप कहते हैं सेलुलोज और पैक्टिन के उपस्थिति के चलते। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पैक्टिन है ये कहाँ होगा, तो आप कहेंगे स्थूल कोण उत्तक में होगा। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन में लिग्निन भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका दृढ़ उत्तक होता है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ और कठोर होता है, किसके उपस्थिति के चलते, तो आप कहेंगे लिग्निन के उपस्थिति के चलते। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पवन परागणित पौधे के परागकण हैं। ऑप्शन है भारी और चिपचिपे, दूसरा ऑप्शन है हल्के और चिपचिपा, तीसरा ऑप्शन है स्पंजी और भारी, चौथा ऑप्शन है हल्के और स्पंजी। क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो पवन परागणित पौधे होते हैं उसका परागकण कैसा होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग पवन परागणित की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा होगा वो किसके थ्रू होगा, तो आप कहेंगे एयर के थ्रू होगा। क्यों, क्योंकि हवा को हम लोग क्या कहते हैं, पवन भी कहते हैं। और मेरे मित्र हवा में कोई भी चीज़ उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा,
तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब वो हल्का होगा और स्पॉन्जी होगा तो वो हवा में आसानी से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पवन परागणित पौधे के परागकण हैं, तो हम लोग सरल शब्दों में कह सकते हैं कि वैसा परागकण जो एयर के थ्रू हो रहा है उसको हम लोग पवन परागणित कहेंगे या पवन परागण कहेंगे। और पवन परागण में क्या होगा, तो जो परागकण होगा वो हल्का और स्पॉन्जी होगा ताकि वो आसानी से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मित्र यहाँ पे अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी ये परागण क्या होता है। तो मेरे मित्र परेशान नहीं होना है कि जब हम लोग परागण की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। और आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी परागकण का पौधे के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि परागण क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि परागकण का यानी कि पॉलन ग्रेन का पौधे के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। ध्यान में रखेंगे पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। यानी कि इसमें जो पॉलन ग्रेन है यानी कि जो परागकण है वो अपने ही पौधे के किसी फूल पे जाकर के क्या होता है, तो सर गिरता है। किसी फूल पे जाके कहाँ गिरेगा, तो सर जो फूल का मादा भाग वर्तिकाग्र होगा उस पे जाके गिरेगा। तो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में क्या कहते हैं कि गुरुजी ये पॉलिनेशन की वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो उसी पौधे का पॉलन ग्रेन होता है वो उसी पौधे के वर्तिकाग्र पे जाकर के गिरता है। और इस तरह से जो पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। और दूसरा आपका कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पर परागण पॉलिनेशन की यानी कि परागण की वैसी प्रक्रिया है जिसमें जो परागकण होते हैं वो उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण बोला जाता है। तो क्या कहेंगे कि पर परागण परागण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकण जो है वो उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के क्या होती है, गिरती है, या फिर वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि परागण में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि आपका हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि हवा के थ्रू जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, पवन परागणित कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 10 न्यूटन का एक बल लगाने पर एक वस्तु 5 मीटर तक विस्थापित हो जाती है, किया गया कार्य डैश होगा। बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है जो किया गया कार्य होगा वो Fs के बराबर होगा। F आपके क्वेश्चन में कितना है, आप कहेंगे 10, साथ ही विस्थापन कितना है, तो गुरुजी 5 मीटर, 10 × 5 = 50। क्या कहिएगा कि गुरुजी जो किया गया कार्य होगा वो 50 जूल हो जाएगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। आपका पहला स्टेटमेंट है कि समान तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण समान होते हैं। और साथ ही आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि समान तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तीसरा है कि परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाज्य हैं। और चौथा है कि परमाणु पदार्थ के अंतिम अविभाज्य कण हैं। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार आपके इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी डाल्टन ने परमाणु के लिए सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं।
और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं हम लोग कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्मतम कण परमाणु से मिलकर बना होता है और वो क्या होता है, अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु को और ज़्यादा छोटा टुकड़ा में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और साथ ही इन्होंने क्या बताया कि एक ही प्रकार के तत्व के जो परमाणु होते हैं वे हर तरह से सदृश होते हैं, यानी कि हर तरह से समान होते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वे क्या होते हैं, तो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि उसके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। आपके पहले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि समान तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण समान होते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ तो आपने अभी जस्ट बताया है कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि समान तरह के या एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे वो हर तरह से समान होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हर तरह से समान होने का मतलब हुआ परमाणु द्रव्यमान भी समान होगा, आकार भी समान होगा, रासायनिक गुण भी समान होगा। तो जो आपका स्टेटमेंट ए है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की पुष्टि कर रहा है, यानी कि वो क्या है सर, सही है। आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि समान तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। मेरे मित्र, डाल्टन ने क्या बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, जबकि समान तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी स्टेटमेंट बी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि समान तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, जो कि क्या है, गलत है। आपका तीसरा स्टेटमेंट है कि परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाज्य है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ भी डाल्टन ने नहीं बताया था। डाल्टन ने सीधे ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे से कण से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके तीसरे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाज्य है। आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। आपका चौथा स्टेटमेंट है कि परमाणु पदार्थ के अंतिम अविभाज्य कण है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बात बिल्कुल ही सही है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कौन कौन सही है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो स्टेटमेंट ए है और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट डी है, जो स्टेटमेंट ए है और जो डी है, ये दोनों क्या हैं, सही हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ए और डी। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहिएगा पहले ऑप्शन में बी और डी है, गलत है सर। दूसरे ऑप्शन में डी है, आप कहेंगे ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में ए और डी है, आप कहेंगे गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड के स्थिर से गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी पिंड के स्थिर से गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है जड़त्व, तीसरा ऑप्शन है संवेग, चौथा ऑप्शन है बल। बताइए, आपसे ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी आपने पीछे के सेशन में भी बताया है, और अगर आपको पीछे के सेशन वाला कंसेप्ट मालूम है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आप उन जीवों को किस जीव जगत में रखेंगे जिनके केंद्रक, न्यूक्लियस या कोशिकांग परिभाषित नहीं है। ऑप्शन है मोनेरा, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटिस्टा, चौथा है प्लांटी। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि आप उन जीवों को किस जीव जगत में रखेंगे जिनके केंद्रक या कोशिकांग पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, यानी कि अच्छे से डेवलप नहीं है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके बारे में भी आपने पीछे के सेशन में बताया है। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग मोनेरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोनेरा की बात करते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि मोनेरा का जो कोशिका होती है इसके अंदर पूरी तरह से कोशिकांग या फिर जो केंद्रक होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। और मोनेरा की जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, तो आप कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। तो जाहिर सी बात है कि वैसा जीव जिसके शरीर में पाए जाने वाले कोशिका में पूर्णतः विकसित कोशिकांग न हो, पूर्णतः विकसित केंद्रक ना हो, पूर्णतः विकसित न्यूक्लियस ना हो, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? आप कहेंगे मोनेरा की कैटेगरी में रखेंगे। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो कवक भी दिया हुआ है, तो कवक के अंतर्गत कौन आएगा। मेरे मित्र इसके बारे में भी मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है। कवक को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी जो यूकैरियोटिक यानी कि वैसा जीव जिसके शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उसमें केंद्रक पूरी तरह से क्या होता है, विकसित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल वाला जीव कहते हैं। तो जो फंगी होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, तो यूकैरियोटिक परपोषित होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो वैसे जीव जो यूकैरियोटिक परपोषित हैं उसको हम लोग फंगी यानी कि कवक के कैटेगरी में रखते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो प्रोटिस्टा भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि वैसा जीव जो क्या होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि वैसा जीव जिसके शरीर में एक ही कोशिका होता है, लेकिन वो जो कोशिका होता है उसमें पूर्णतः विकसित केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रोटिस्टा के कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखा जाता है, प्रोटिस्टा के कैटेगरी में रखा जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में प्लांटी भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी पौधे हैं वे सब के सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो प्लांटी के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि पादप के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि मोनेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसके शरीर में जो पाई जाने वाली सेल होती है वो किस तरह का होता है, आप कहेंगे अविकसित होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक होता है। उसके शरीर में जो पाए जाने वाली सेल होती है उसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और न ही कोशिकांग पूरी तरह से विकसित होता है। और साथ ही फंगी के अंदर जो आपका जीव आते हैं वो कैसा होते हैं, आप कहेंगे यूकैरियोटिक परपोषित होते हैं। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आ जाते हैं। और प्लांटी के अंतर्गत कौन आ जाएगा, आप कहेंगे जितने भी पौधे हैं सब के सब आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करती है। ऑप्शन है कि यह अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं को अभिक्रिया प्रदान करती है। दूसरा है यह चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से अभिकारकों और उत्पादों के बारे में जानकारी देती है। तीसरा है यह परमाणुओं और अणुओं की संरचना दर्शाती है। और चौथा है यह अभिकारकों और उत्पादों के सापेक्ष द्रव्यमान को दर्शाती है। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है वो आपके इन चारों ऑप्शन में से किसको छोड़ करके अन्य सभी की व्याख्या करती है। आप कहेंगे गुरुजी पहले ये बताओ कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण को ही क्या बोला जाता है, तो आम बोलचाल के भाषा में रिएक्शन भी बोल दिया जाता है। और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे क्या बोला जाता है, आप कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण या फिर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी अगर अभिक्रिया N2 और 3H2 के बीच कराया जाए, N2 और 3H2 के बीच कराया जाए तो प्रोडक्ट हमारा 2NH3 बनता है। और हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं यहाँ पे और हाइड्रोजन के 6 हैं। इधर नाइट्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के कितने हैं, 6। टोटल परमाणु की बात करेंगे तो प्रतिफल साइड में 8 और अभिकारक के साइड में क्या होगा, 8। और हम लोग क्या कहेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए ये जो हमारा अभिक्रिया है ये क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करता है। आपका पहला ऑप्शन है कि यह अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं को अभिक्रिया प्रदान करती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो उत्पाद है वो गलती से आया है। एक्चुअली जो अभिक्रिया होती है वो किसके बीच में होती है, तो आप कहते हैं अभिकारक के बीच में होती है। अभिकारक के किसके, तो आप कहेंगे अभिकारक के अणुओं के बीच में होती है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है या पहला ऑप्शन है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं को अभिक्रिया प्रदान करती है, तो आप कहेंगे उत्पाद को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये अभिक्रिया है वो ये बता रही है कि यहाँ पे जो अभिकारक हैं उसके अणुओं के बीच में क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, कहीं ना कहीं गुरुजी सही है। ध्यान देंगे कि आपका दूसरा ऑप्शन है कि यह चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से अभिकारकों और उत्पादों के बारे में जानकारी देता है।
आप कहेंगे गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया कोई भी होगी तो वो हमको क्या करेगा, तो चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से अभिकारक और प्रतिफल के बारे में बताएगा। और हम लोग क्या कहते हैं कि तीर चिन्ह के इस भाग में जो भी चीज़ हैं वो क्या कहलाएंगे, आप कहेंगे गुरुजी अभिकारक कहलाएंगे, और तीर चिन्ह के इस साइड जो कुछ भी है ये क्या कहलाएंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिफल कहलाएंगे। तो इस हिसाब से तो आपके ऑप्शन का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या है, आप कहेंगे गुरुजी सही है। ध्यान देंगे कि आपका तीसरा है कि यह परमाणु और अणुओं की संरचना दर्शाती है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी लग रहा है कि जो अभिक्रिया हो रही है उसमें परमाणु और अणुओं के संरचना को बताया जा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी तीसरा ऑप्शन गलत है। जबकि जो आपका चौथा ऑप्शन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि यह अभिकारकों और उत्पादों के सापेक्ष द्रव्यमानों को दर्शाती है। मेरे मित्र, अगर आप यहाँ पे इन सभी का सापेक्ष द्रव्यमान निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना 14, 2 गो है तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो हो गया सर, यहाँ पे जो अभिक्रिया में नाइट्रोजन के अनुभाग ले रहे हैं उसका सापेक्ष द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 28 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3H2 है तो आप क्या कहेंगे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहिएगा 1 होता है। यहाँ पे कै गो है, तो सर 2 गो है। लेकिन अगर हम लोग बात करें टोटल परमाणु की तो कितना है, तो आप कहेंगे गुरुजी टोटल परमाणु तो 6 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3H2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो 3H2 है इसका सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप प्रतिफल के सापेक्ष द्रव्यमान की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी वो भी निकल जाएगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या है, सही है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करती है, तो आप कहेंगे कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन सी के अतिरिक्त सभी की व्याख्या करती है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है कि सतह पर रखे एक पिंड द्वारा लगाया गया परनोद डैश के बराबर होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी किसी भी सतह पर कोई भी वस्तु रखा जाएगा तो इसके द्वारा जो लगाया गया परनोद होगा वो किसके बराबर होगा, तो वस्तु के mg के बराबर होगा, यानी कि वस्तु के भार के बराबर होगा। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सतह पर रखे एक पिंड द्वारा लगाया गया परनोद डैश के बराबर होता है, आप कहेंगे पिंड के भार के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये परनोद क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल, किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है, परनोद कहलाता है। क्या कहलाता है, परनोद कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा कि परनोद किस पर निर्भर करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परनोद जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जो यूनिट आपका बल का होता है वही इसका भी होता है, यानी कि बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है तो परनोद का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और साथ ही क्या कहेंगे कि गुरुजी जो परनोद होता है वो पिंड के भार के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं वस्तु के भार के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का गलनांक बिंदु बहुत कम है। ऑप्शन है रूबिडियम, दूसरा है सीजियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है पोटेशियम। क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किसका गलनांक बिंदु बहुत ही कम होता है। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि सीजियम, ध्यान में रखिएगा सीजियम का सिंबल CS होता है, एवं गैलियम, सीजियम एवं गैलियम ध्यान में रखेंगे कि इसका सिंबल Ga होता है। तो सीजियम एवं गैलियम धातु की MP बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। तो MP एवं BP ध्यान में रखेंगे। BP को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथन बिंदु कहते हैं। तो जो आपका सोडियम और गैलियम धातु होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। क्या होती है,
कम होती है यानी कि न्यून होती है। आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में इस दोनों में से किसका नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश का गलनांक बिंदु बहुत कम है। आप कहेंगे पहले ऑप्शन में रूबिडियम है और दूसरे ऑप्शन में सीजियम है, और आपने बताया कि सीजियम और गैलियम धातु की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। आपका पहला ऑप्शन है तत्वों के लिए प्रतीकों के तौर पर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। दूसरा है ऑप्शन सोडियम का लैटिन नाम। तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम का लैटिन नाम। और चौथा ऑप्शन है PO4 3- आयन में परमाणुओं की उपस्थिति। और इसको जो मिलान करना है उसके लिए एक में 5 दिया हुआ है, दूसरे में डाल्टन, तीसरे में कैलियम और चौथे में नाइट्रियम दिया हुआ है। बताइए ना मिलान होगा? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल हो जाएगा। आपके पहले ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है? तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तत्वों के लिए प्रतीकों के तौर पर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। आप कहेंगे डाल्टन के द्वारा तत्वों का जो सिंबल है वो पिक्टोग्राफ के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। जो आपका ऑप्शन ए है वो किससे मैच करेगा? आप कहेंगे डाल्टन से मैच करेगा। और डाल्टन जो है वो रोमन नंबर के कितने नंबर पे है? आप कहिएगा कि गुरुजी दूसरे नंबर पे है। तो लीजिए ए के लिए क्या हो गया आपका? आप कहेंगे 2 हो गया। नेक्स्ट है आपका दूसरा ऑप्शन सोडियम का लैटिन नेम। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है। और नाइट्रियम आपका कितने नंबर पे है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी चौथे नंबर पे है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? आप कहिएगा 4 हो जाएगा। और आपका सी है, इसमें कहा जा रहा है कि पोटेशियम का लैटिन नेम, पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है। और कैलियम जो है वो आपके तीसरे नंबर पे है। तो सी किसके साथ मैच करेगा? आप कहेंगे तीसरे नंबर के साथ। और साथ ही चौथे में कहा जा रहा है कि PO4 3- में परमाणुओं की उपस्थिति कितनी है, यानी कि इसमें टोटल परमाणु कितने हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो 3- है वो ये बता रहा है कि PO4 आयन पे चार्ज है। कितना चार्ज है? तो 3- चार्ज है। लेकिन इसमें परमाणु कितना है? तो ऑक्सीजन के 4 गो और फास्फोरस का 1 गो, टोटल कितना हो जाएगा चेला? 5 गो। और 5 आपके किस रोमन नंबर वाले में है? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले में है। तो आपका जो डी है वो किसके साथ मिल जाएगा? तो गुरुजी पहले के साथ मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ये क्रम जो है वो आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में है A3, जो कि क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है A2। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ भी A के लिए 2 लिखा है आपने, B के लिए 4 ऑप्शन में भी है सर, C के लिए 3 ऑप्शन में भी है और D के लिए 1 आपके ऑप्शन में भी है। आप ही बताओ कि सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक बंद बर्तन में समान भार के हीलियम CH4 और SO2 रखा गया है जो 210 mm का दबाव डालते हैं। हीलियम CH4 एवं SO2 का आंशिक दबाव P1, P2 और P3 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आप कहेंगे गुरुजी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? मेरे मित्र आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले आपको यहाँ पे क्या समझना होगा? पहले आपको यहाँ पे आंशिक दाब क्या होता है ये चीज़ समझना होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आंशिक दाब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये क्या होता है? तो एक प्रकार का काल्पनिक दाब है। क्या है? एक प्रकार का काल्पनिक दाब है। ध्यान देंगे कि जब किसी बंद बर्तन या कंटेनर में गैसों के मिश्रण को रखा जाता है तो अलग अलग गैसों के द्वारा उस कंटेनर पे दाब लगाया जाता है, यानी कि प्रेशर डाला जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है? आंशिक दाब बोला जाता है। जैसे आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी बंद बर्तन में हीलियम CH4 और SO2 को क्या किया जा रहा है? तो गुरुजी रखा जा रहा है, जिसका दाब कितना है, प्रेशर कितना है? तो 210 mm है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर हीलियम का प्रेशर P1 हो, CH4 का प्रेशर P2 हो और SO2 का प्रेशर P3 हो, यानी कि हीलियम का पार्शियल प्रेशर P1, CH4 का पार्शियल प्रेशर P2 और SO2 का पार्शियल प्रेशर P3 हो, तो P1, P2 और P3 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी आंशिक दाब तक तो हमने समझ लिया
कि चूंकि बंद बर्तन में हीलियम CH4 और SO2 का मिश्रण रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हीलियम के द्वारा भी दाब लगाया जाएगा, CH4 के द्वारा भी दाब लगाया जाएगा, SO2 के द्वारा भी दाब लगाया जाएगा, और इन तीनों गैसों के द्वारा जो अलग अलग दाब लगाया जाएगा उसी को हम लोग आंशिक दाब कहेंगे। लेकिन ये हम लोग कैसे कहेंगे कि किसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि किसका आंशिक दाब ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो मेरे मित्र, यहाँ पे आप सबों को एक छोटा सा पॉइंट अपने माइंड में रखना होगा, और वो पॉइंट क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आंशिक दाब जो है वो मोल अंश के क्या होती है, समानुपाती होती है। आंशिक दाब जो है वो मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होती है। मतलब ये हुआ कि अगर मोल अंश बढ़ेगा तो आंशिक दाब भी बढ़ेगा, और अगर मोल अंश घटेगा तो आंशिक दाब भी घटेगा। और साथ ही यहाँ पे आप सभी एक छोटा सा नोट भी ध्यान में रखेंगे, क्या कि अगर गैस के मिश्रण का भार समान हो तो कम अनुभार वाले गैस का मोल अंश ज़्यादा होता है, क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर गैस के मिश्रण का भार समान हो तो जो कम अनुभार वाला गैस होगा उसका मोल अंश क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मेरे मित्र, जब आपको इस तीनों ही गैस का मोल अंश पता चल जाएगा तो आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि इन तीनों ही गैस में से किसका आंशिक दाब ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी, जब आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि गैस के मिश्रण का भार समान हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बंद बर्तन में रखा जा रहा है इस गैस के मिश्रण को, तो कहीं ना कहीं इसका भार क्या होगा, समान होगा। अगर इसका भार समान है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिसका भी कम अनुभार होगा उसका मोल अंश ज़्यादा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि हीलियम का यहाँ पे परमाणु भार कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4। CH4 का अनुभार कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी कार्बन का होता है एक परमाणु का 12, यहाँ पे 4 को है तो कितना हो जाएगा 16, और SO2 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो 16 दूना 32, ये कितना हो जाएगा 64। क्या देख रहे हैं कि हीलियम का जो परमाणु भार है वो क्या है, तो गुरुजी सबसे कम है, तो इसका मोल अंश क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोल अंश क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ज़्यादा होगा। साथ ही CH4 का क्या है, तो गुरुजी इसका जो अनुभार है वो हीलियम से क्या है, तो ज़्यादा है। तो सर जब इसका हीलियम से ज़्यादा है, इसका जो मोल अंश है, इसका जो मोल अंश होगा वो हीलियम से क्या होगा, आप कहेंगे मोल अंश हीलियम से कम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि कम अनुभार वाले गैस का मोल अंश ज़्यादा होता है। तो हीलियम का परमाणु भार 4 है तो जाहिर सी बात है कि इसका मोल अंश ज़्यादा होगा। CH4 का अनुभार 16 है तो इसका मोल अंश क्या होगा, हीलियम से कम होगा। और साथ ही SO2 यहाँ पे है और इसका अनुभार कितना है 64, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका जो मोल अंश होगा वो हीलियम और CH4 से क्या होगा, तो कम होगा। क्या कम होगा, मोल अंश कम होगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने बताया कि आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होती है, और आप कह रहे हो कि हीलियम का जो मोल अंश है वो अधिक होता है, तो जाहिर सी बात है कि हीलियम का आंशिक दाब यानी कि P1 क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी सबसे ज़्यादा होगा। अब ध्यान देंगे कि जो आपका CH4 है इसका जो अनुभार है वो क्या है सर 16 है, ये क्या है तो सर हीलियम से ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि इसका मोल अंश क्या होगा, हीलियम से कम होगा। मोल अंश क्या होगा, हीलियम से कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लगाया जाएगा वो भी क्या होगा, आप कहेंगे हीलियम से कम होगा। तो क्या हम P1 इज ग्रेटर देन P2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इसका क्या है, तो गुरुजी इसका अनुभार सबसे ज़्यादा है तो इसका मोल अंश क्या होगा, सबसे कम होगा। तो मोल अंश सबसे कम होगा तो आंशिक दाब भी क्या होगा, सबसे कम होगा। मतलब क्या कि P1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P3। आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में आपका ये फॉर्म लिखा हुआ है, आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे,
आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, तत्व का नाम बताइए। ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है आपका बोरोन और चौथा है आपका कैल्शियम। बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2882 है, तो हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि जिस तत्व का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसकी परमाणु संख्या कितनी है। कैसे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे, 8 2 10, 8 18 2 20। 20 किसका होता है सर एटॉमिक नंबर? कैल्शियम का। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि आपके पहले ऑप्शन में पोटेशियम है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी 19 होता है, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2881 लिखेंगे। और साथ ही आपके दूसरे ऑप्शन में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 282 हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन में बोरोन है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे सुचालक का उदाहरण है। ऑप्शन है हीरा, दूसरा है कागज, तीसरा है रबर, चौथा है तांबा। क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन ए बी सी तीनों क्या है? आप कहिएगा कुचालक हैं, जबकि तांबा क्या है? तो आप कहेंगे सुचालक। तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। बताओ चला ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी सुतते उठते तो हम लोग यही सुनते हैं कि जो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज किस ऑप्शन में? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि 1 kWh इक्वल टू डैश जूल। बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व करके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि चलते समय फिसलने के जोखिम में कमी डैश है। ऑप्शन है घर्षण का ऋणात्मक प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है घर्षण का धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव दोनों, तीसरा ऑप्शन है घर्षण का उदासीन प्रभाव, चौथा ऑप्शन है घर्षण का धनात्मक प्रभाव। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि चलते समय फिसलने के जोखिम में कमी जो है वो घर्षण का किस प्रकार का प्रभाव। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि जो हमारे क्वेश्चन में घर्षण के धनात्मक प्रभाव की बात की जा रही है और साथ ही साथ जो घर्षण के ऋणात्मक प्रभाव की बात की जा रही है, ये धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पे हम लोगों को घर्षण से लाभ हो रहा होगा वो क्या होगा? घर्षण का धनात्मक प्रभाव होगा, और जहाँ पे भी हम लोगों को घर्षण से हानि हो रहा होगा वो क्या होगा? घर्षण का ऋणात्मक प्रभाव। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चलते समय फिसलने के जोखिम में कमी, ये लाभ है या हानि? आप कहेंगे गुरुजी ये तो लाभ है, फिसल जाएंगे तो पैर हाथ टूट जाएगा, लेकिन फिसलने के जोखिम में कमी होता है वो किसके वजह से? घर्षण के वजह से। यहाँ पे हमको घर्षण का कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा? आप कहेंगे गुरुजी धनात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि चलते समय फिसलने की कमी जो है या फिसलने के जोखिम में कमी जो है वो ऑब्वियसली घर्षण का धनात्मक प्रभाव है, लेकिन चलते चलते आपके जूते का या चप्पल का जो सोल घिस जाता है इससे आपको क्या होता है? तो गुरुजी बार बार जूता और चप्पल खरीदना होता है, पैसा का हानि होता है। तो चलते चलते जूता या चप्पलों का घिस जाना घर्षण का क्या है? आप कहेंगे ऋणात्मक प्रभाव है। इसी तरह जो मशीनों का पार्ट पुर्जा घूमते रहता है वहाँ पे भी क्या होता है? घर्षण होता है। तो घर्षण के वजह से मशीनों के पार्ट पुर्जा का घिस जाना क्या होगा? आप कहेंगे घर्षण का ऋणात्मक प्रभाव होगा। तो सरल शब्दों में ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी घर्षण से लाभ हो रहा है घर्षण का धनात्मक प्रभाव है, हानि हो रहा है घर्षण का ऋणात्मक प्रभाव है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए का वह भाग जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी डीएनए में जो जीन होता है वही क्या करता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऑप्शन में तो क्रोमोजोम दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में नाभिक भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को न्यूक्लियस या फिर केंद्रक बोला जाता है। और आपके ऑप्शन में एकीकृत प्रोटीन भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो प्रोटीन है वो आपके मसल्स को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से तत्व आसानी से धनायन नहीं बनाते हैं? ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा आसानी से धनायन नहीं बनाता है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जो धातुएं होती है वो क्या करता है, तो हमेशा धनायन बनाता है या धनायन बनाता है, या क्या कहते हैं हम लोग, धनायन बनाता है। और जो अधातुएं होती है ये क्या करती है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये ऋणायन बनाता है। तो आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में कौन धातु है और कौन अधातु है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन में क्रोमियम है, दूसरा में मैग्नीज और तीसरा में लोहा है, और ये तीनों ही क्या है, आप कहेगा ये तीनों ही धातु है। तो जाहिर सी बात है ये तीनों आसानी से धनायन बना लेंगे। जबकि आपके चौथे ऑप्शन में सिलिकॉन है और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये उपधातु होता है और ये आसानी से धनायन नहीं बनाएगा। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन से तत्व आसानी से धनायन नहीं बनाते हैं, आप कहेंगे गुरुजी सिलिकॉन उपधातु है, ये इसीलिए आसानी से ये धनायन नहीं बनाएगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि धातुएं हमेशा धनायन बनाती है यानी कि पॉजिटिव आयन बनाती है, जबकि अधातुएं हमेशा ऋण आयन बनाती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एजी पर डैश कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है, हरी, नीली, भूरी, काली। आप कहेंगे गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो धातुएं होते हैं वे जब हवा के संपर्क में आते हैं तो उसके ऊपर में अलग अलग तरह का लेयर आ जाता है, अलग अलग तरह का आप कह सकते हो कि परत जम जाता है, और इसे ही धातुओं का संक्षारण बोला जाता है। और हम लोग जब बात करते हैं सिल्वर के संक्षारण की यानी कि एजी के संक्षारण की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी हवा में जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उससे एजी जो है वो अभिक्रिया कर लेता है। ध्यान में रखिएगा कि H2S को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। तो जो चांदी होता है वो हवा में मौजूद H2S के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, Ag2S बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। और साथ ही क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है इसका परत चांदी के ऊपर में आ जाता है, जो कि कैसा होता है, तो सर काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एजी पर डैश कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है, तो अगर चांदी पे काला कलर का लेयर जम रहा है तो आप कहेंगे कि गुरुजी चांदी जो है वो संक्षारित हो रही है, और ये जो काला कलर का लेयर है वो एक्चुअली क्या है, सिल्वर सल्फाइड है। कैसे बना? तो सर चांदी जो है वो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर लिया, इसलिए बना। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन तो ये करा जा रहा है कि एजी पर डैश कोटिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि एजी पर काले रंग का कोटिंग क्या कहलाएगा, संक्षारण का एक उदाहरण कहलाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी काला जो है वो हमारे चौथे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल भाई आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अनंत पर एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक बड़ी छवि प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन है फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है सी पर, तीसरा ऑप्शन है सी से दूर, चौथा ऑप्शन है अनंत पर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर पाने के लिए अवतल दर्पण पे वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो सर फोकस पे बनेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एफ पर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि एफ पर आपके किस ऑप्शन में? आप कहिएगा पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आप कहेंगे कि गुरुजी अगर अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। और मेरे मित्र आपके इसी क्वेश्चन के साथ 14 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अब आपको इस टाइप में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।